दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले जानते हैं महामारी के ताजे अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में अभी तक संक्रमित मरीजों की संख्या 14,80,236 पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 4,95,035 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 9,51,336 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 33,442 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां अभी तक 3,83,723 मामले हो गए हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु दूसरे नंबर पर बना है, जहां पर 2,20,716 मामले हो गए हैं। इसी के साथ दिल्ली अभी भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है, जहां 1,31,219 मामले हो गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर बना है, जहां पर 1,02,349 मामले हो गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी बोले कि महामारी से मुकाबला भी करेंगे और जीतेंगे भी, टेस्टिंग के मुकम्मल इंतजाम। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता, मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की 3 नए लैब्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के करोड़ों नागरिक महामारी के खिलाफ बहुत तेजी से मुकाबला कर रहे हैं। आज जिस हाईटेक लैब्स का उद्घाटन हुआ है, उसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को महामारी के खिलाफ मुकाबले में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि दिल्ली, NCR, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधि के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ देश के लाखों युवा अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। ऐसे में देश की मौजूदा टेस्टिंग कैपेसिटी में 10,000 का इजाफा हो जाएगा। अब इस शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेगा। ये लैब्स सिर्फ महामारी टेस्टिंग तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भविष्य में HIV, डेंगू सहित अन्य खतरनाक बीमारियों की जाँच भी करेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बीजेपी का दावा, विदेश में है राहुल गांधी, राजस्थान पर वीडियो जारी करने की दी है चुनौती। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में राज्यपाल और सरकार के बीच चल रही तकरार के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने दावा किया है कि राहुल गांधी देश में नहीं है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि राहुल गांधी का एक वीडियो बना लिया गया है और उसका ही चंक काट काट कर रिलीज किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि संबित पात्रा ने साथ ही शायद शब्द भी जोड़ा और राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप विदेश में नहीं हैं, देश में हैं, तो आप कल राजस्थान को लेकर एक वीडियो जारी करेंगे। ये आपको चुनौती दे रहा हूं। भाजपा प्रवक्ता ने अपने दावे के समर्थन में ये तर्क भी दिया कि राहुल गांधी यदि देश में होते तो उन्हें वीडियो जारी करके कहना चाहिए था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ बिठाकर समझा दे रहा हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कहा कि यदि राहुल गांधी देश में होते तो अशोक गहलोत को उनके नाम की चिट्ठी लिखनी चाहिए, लेकिन गहलोत चिट्ठी लिख रहे हैं पीएम मोदी को, फोन कर रहे हैं पीएम मोदी को। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी देश में हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएं कि वे कहां हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने इसको लेकर कहा कि राजस्थान पर सवाल पूछा जाता है तो भाजपा संविधान से भागने लग रही है। दोस्तों ये बात हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं, क्या आपको पता है कि राहुल गांधी देश में है या विदेश में? इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार ने फिर से बैन किए 47 चीनी ऐप, अब PUBG और AliExpress की बारी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में एक बार फिर से 47 चीनी ऐप बैन करने का फैसला किया गया है। दरअसल ये ऐप्स कुछ समय पहले बैन किए ऐप्स के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे। सरकार ने इससे पहले 59 ऐप बैन किए, जिनमें कई पॉपुलर ऐप्स भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इनमें टिकटॉक, वीचैट से लेकर अलीबाबा के ऐप्स, UC न्यूज, UC ब्राउजर भी शामिल है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक 250 ऐसे चीनी ऐप्स हैं जिनकी नेशनल सिक्योरिटी के वायलेशन को लेकर जांच की जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक चीनी ऐप्स की नई लिस्ट तैयार की जा रही है और इनमें कुछ टॉप गेमिंग ऐप्स भी शामिल हैं। मुमकिन है कि अगली लिस्ट आने के बाद भारत में कई पॉपुलर चीनी गेम्स भी बैन किए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 200 से ज्यादा ऐप्स की लिस्ट बनाई जा रही है, जिनमें PUBG और AliExpress जैसे पॉपुलर ऐप्स भी शामिल हैं। भारत में इन ऐप्स के करोड़ों यूजर्स हैं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या PUBG को भी इस बार बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि PUBG के भी कई कनेक्शन चीन से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये ऐप पूरी तरह से चीनी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या PUBG को बंद करना चाहिए कि नहीं बंद करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ग्राहकों की बढ़ी ताकत, अब असली या नकली प्रोडक्ट की पहचान होगी आसान। दोस्तों आपको बता दें कि शॉपिंग करने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने बाजार में बिकने वाले प्रोडक्ट और ज्वेलरी के असली या नकली होने की पहचान को आसान बना दिया है। अब ये काम सिर्फ मोबाइल से हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ये अधिकार ग्राहकों को दिए हैं। अब बाजार में आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त तुरंत ही जांच कर सकते हैं कि वे असली है या नकली।
ज्वेलरी शॉपिंग के दौरान भी 1 मिनट में असली या नकली की पहचान हो सकेगी। ये जाँच सिर्फ एक मोबाइल ऐप के जरिए होगी। दोस्तों आपको बता दें कि उपभोक्ता मंत्रालय ने BIS यानी कि भारत मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। BIS मोबाइल ऐप पर आप बेहद आसानी से किसी भी प्रोडक्ट या ज्वेलरी के असली और नकली होने की जांच कर सकते हैं। प्रोडक्ट पर दिए गए ISI मार्क लाइसेंस नंबर को मोबाइल ऐप में डालकर चेक किया जा सकता है कि लाइसेंस नंबर सही है या नहीं। इससे प्रोडक्ट के असली या फेक होने की जानकारी मिल सकेगी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर लाइसेंस नंबर सही है तो ऐप पर प्रोडक्ट ब्रांड से लेकर मेकिंग जैसी सभी जानकारियां आ जाएंगी। इसी तरह ज्वेलरी खरीदते समय भी हॉलमार्क नंबर मोबाइल ऐप पर जांच करके सही ज्वेलरी खरीद सकेंगे। अगर लाइसेंस नंबर या हॉलमार्क नंबर सही नहीं है तो उसी मोबाइल ऐप पर आप तुरंत शिकायत या कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर शिकायत रजिस्टर मैसेज और कंप्लेंट नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों अब प्रोडक्ट असली है या नकली ये पहचानना आसान हो जाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ऐश्वर्या और आराध्या हुए महामारी नेगेटिव, अभिषेक बच्चन ने शेयर की गुड न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चन परिवार की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन महामारी नेगेटिव हैं। अभिषेक बच्चन ने ये गुड न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की है। आपको बता दें कि ऐश्वर्या और आराध्या को नानावटी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। महामारी पॉजिटिव पाए जाने के 5 दिनों के बाद ऐश्वर्या और आराध्या नानावटी अस्पताल पहुंचे थे। उन्हें 10 दिन अस्पताल में बिताने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप सभी की लगातार दुआओं और शुभकामनाओं का शुक्रिया, मैं हमेशा इसका ऋणी रहूंगा। ऐश्वर्या और आराध्या महामारी नेगेटिव हो चुके हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वे अब घर पर ही रहेंगे। मेरे पिता और मैं मेडिकल स्टाफ की निगरानी में अस्पताल में ही रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और परिवार की सेहत की बेहतरी के लिए उनके फैंस लगातार दुआ कर रहे हैं। कई जगहों पर बिग बी और उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए लोगों के व्रत, उपवास और हवन भी कर रहे हैं। वहीं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने भी डॉक्टर्स और अपने फैंस का आभार जताया है और मुश्किल समय में साथ निभाने के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों हमारी भी दुआएं अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली के साथ है कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए सीएम केजरीवाल खुद संभालेंगे कमान, जल्द करेंगे घोषणाएं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महामारी से प्रभावित शहर की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अगले कुछ दिनों में कई तरह के उपायों की घोषणा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार शहर की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक विस्तृत योजना बना रही है। दोस्तों आपको बता दें कि एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय राजधानी के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए अर्थशास्त्रियों और व्यापार और उद्योगों के प्रतिनिधियों से कई सुझाव मिले हैं। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में महामारी की स्थिति में सुधार हो रहा है और अब अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका को पटरी पर लाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के श्रम और रोजगार मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार शहर में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी। राय ने विशेष कार्यक्रम के हिस्से के रूप में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अगले कुछ दिनों में एक नौकरी पोर्टल भी शुरू करेंगे। लोगों को काम पर रखने को इच्छुक कंपनियां और रोजगार चाहने वाले लोगों को उक्त पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करा सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने महामारी के प्रभाव से उबरने में व्यवसायों की सहायता के लिए आर्थिक सुधार के उपायों का पता लगाने के लिए हाल ही में एक 12 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया था। समिति एक व्यापक विश्लेषण कर रही है और महामारी के दौरान लोगों और व्यवसायों की मदद के लिए विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों तथा नगर निगम द्वारा शुरू किए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, तमिलनाडु में राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क मास्क वितरित करने की योजना शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने महामारी से निपटने में मदद के लिए सोमवार को निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की। इस योजना के पहले चरण के तहत 69 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम पलानीस्वामी ने योजना के पहले चरण की शुरुआत करते हुए सचिवालय में 5 लोगों को मास्क वितरित किए। ये मास्क राशन की दुकानों के जरिए लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया था कि पहले चरण में 30.07 करोड़ रुपए में खरीदे गए दोबारा इस्तेमाल होने योग्य 4.44 करोड़ मास्क 69.09 लाख परिवारों के बीच वितरित किए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, फ्रांस से रवाना हुए 5 राफेल विमानों की यूएई के एयरबेस पर लैंडिंग बुधवार को भारत पहुंचेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है।
सोमवार को फ्रांस के एयरबेस से 5 राफेल विमानों ने भारत के लिए उड़ान भर ली है। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ा रहे हैं। भारतीय वायुसेना से मिली ताजा जानकारी के अनुसार पांचों विमान संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अल धाफरा एयरबेस पर पहुंच गए हैं। ये विमान यहां रिफ्यूलिंग के लिए रुके हुए हैं। पांचों विमान 7,364 किलोमीटर की दूरी तय करके बुधवार को भारत पहुंचेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पांचों राफेल विमान 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इन पांचों विमानों की तैनाती चीन सीमा विवाद के मद्देनजर की जाएगी। ये 5 विमान भारत और फ्रांस के बीच हुए 36 विमानों के समझौते की पहली खेप है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते के अनुसार दोनों देशों को कुल 36 वायुसेना पायलटों को फ्रेंच एविएटर्स द्वारा राफेल जेट पर प्रशिक्षित किया जाना है। जहां अधिकांश वायुसेना के पायलटों को फ्रांस में प्रशिक्षित किया जाएगा, वहीं कुछ भारत में अभ्यास करेंगे। खास बात यह है कि इन विमानों को भारतीय पायलट ही उड़ा कर ला रहे हैं। पहली खेप में भारत को 10 विमान डिलीवर किए जाने थे, लेकिन विमान तैयार न हो पाने की वजह से फिलहाल 5 विमान भारत पहुंचेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच राफेल विमान का भारत पहुंचना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भविष्य में राफेल विमानों की डिलीवरी में तेजी आने की उम्मीद है। वायुसेना अधिकारियों ने कहा कि राफेल विमानों के आने के बाद वायुसेना की क्षमताओं में वृद्धि होगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हिमाचल में 1 अप्रैल से मिलेगी 275 रुपए की बढ़ी हुई दिहाड़ी। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2020 से मजदूरों को बढ़ी हुई दिहाड़ी यानी कि 275 रुपए दैनिक मजदूरी का लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि श्रम और रोजगार विभाग की तरफ से इस बारे में जारी अधिसूचना में 19 श्रेणियों के कुशल, अकुशल, उच्च कुशल और अन्य श्रेणियों के मजदूरों सहित अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली दिहाड़ी की दर तय कर दी गई है। इसके तहत अकुशल कामगार को 275 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से 8,250 रुपए मासिक, अर्धकुशल कामगार को 292 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से 8,760 रुपए मासिक, कुशल कामगार को 319.17 रुपए के हिसाब से 9,575 रुपए मासिक, उच्च कुशल को 379.50 रुपए के हिसाब से 11,385 रुपए तथा लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ को 319.17 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से 9,575 रुपए मासिक मिलेंगे। इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों को मिलने वाली दिहाड़ी को भी तय कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जिन श्रेणियों को लेकर ये अधिसूचना जारी की गई है उनमें कृषि, सड़क निर्माण, परिवहन, दुकान, वाणिज्यिक संस्थान, बागवानी, रसायन उत्पादन, इंजीनियरिंग उद्योग, चाय बगान, कारखाना अधिनियम, होटल रेस्टोरेंट, निजी शिक्षण संस्थान, विद्युत क्षेत्र, फार्मा उद्योग, अस्पताल, नर्सिंग होम क्लिनिक, घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा सेवा, मंदिर और धार्मिक स्थल और टोल टैक्स बैरियर शामिल है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि फिक्की ने अनलॉक के तीसरे चरण में विदेशी हवाई सेवाओं, सिनेमाघरों, मेट्रो रेल को खोलने का सुझाव दिया। दोस्तों आपको बता दें कि उद्योग मंडल फिक्की ने सुझाव दिया है कि अनलॉक के तीसरे चरण में सरकार को मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों तथा मेट्रो रेल को दोबारा खोलना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की इजाजत देनी चाहिए। हालांकि फिक्की ने यह भी कहा कि ऐसा करने के दौरान सभी सुरक्षा सावधानियों का सख्ती से पालन होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि उद्योग मंडल ने स्थानीय हालात को ध्यान में रखते हुए स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का समर्थन भी किया है। इसके अलावा कई अन्य प्रतिबंधों को हटाने का सुझाव भी फिक्की ने दिया है। फिक्की ने सुझाव दिया है कि 2 देशों के बीच भारतीय और विदेशी विमानन कंपनियों को परिचालन की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही होटलों में रेस्टोरेंट और भोजनालयों के इस्तेमाल की सिफारिश भी की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि फिक्की ने कहा है कि महामारी के प्रकोप से निपटने के दौरान ये स्पष्ट हो गया है कि ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं में लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं चल सकता। संगठन ने कहा कि चूंकि देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन को लागू किया जा रहा है, ऐसे में बड़ी संख्या में कारोबार और आजीविका प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि अनलॉक का दूसरा चरण 31 जुलाई को खत्म हो रहा है और देश अनलॉक के तीसरे चरण की तैयारी कर रहा है। फिक्की ने कहा कि अब विमानन, खेल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों को आसान बनाने का विचार करने का समय है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी से मुकाबले में सीएम ममता ने पीएम से मांगा 1,000 करोड़ रुपए का फंड। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पीएम मोदी से 1,000 करोड़ रुपए के फंड की मांग की है। ममता बनर्जी ने पीएम से कहा है कि इस फंड का उपयोग महामारी के खिलाफ मुकाबले में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे चाहें तो राज्य आपदा प्रतिकोष SDRF से पैसा ले सकती हैं, लेकिन इस स्थिति में अगर प्रदेश में फिर कहीं दूसरी आपदा आ गई तो पैसे की भारी किल्लत हो जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित करे कि जिससे प्रदेश में महामारी के खिलाफ मजबूती से मुकाबला किया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि दुनिया को बताइए कि आपका बंगाल राज्य लोगों को मुफ्त में इलाज दे रहा है। 5% मरीजों की हालत बेहद ही खराब है, उनका इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। हमारे ऊपर वित्तीय भार बढ़ रहा है। हमने 106 सेफ हाउस तैयार किए हैं क्योंकि लोग क्वारंटीन सेंटर जाने से डरते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राजस्थान के रण में बसपा का पेच,
पार्टी ने विधायकों से कहा कि आप दल बदल के दोषी। दोस्तों आपको बता दें कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने विहिप में विधायकों से कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ समय से आपकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, जिसमें कि आप दल बदल के दोषी पाए गए हैं। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 और 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत आपकी गतिविधियां अयोग्य करार देती हैं। विहिप में ये भी कहा गया है कि राजनीतिक दल बदल की यह बुराई राष्ट्रीय चिंता का विषय है। अगर इससे मुकाबला नहीं किया गया तो ये हमारे लोकतंत्र और मूल्यों को कमतर कर देगा। गौरतलब है कि सितंबर 2019 में बसपा के 6 विधायक लाखन सिंह, जोगेंद्र अवाना, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, राजेंद्र गुधा और संदीप कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर ने अदालत में याचिका दायर की है। उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी के समक्ष भी इस मामले में याचिका दायर की थी। स्पीकर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके इसकी इजाजत दे दी थी। पत्र में विधायकों को 10वीं अनुसूची का मतलब भी समझाया गया है। लिखा है कि किसी पार्टी का विधानसभा सदस्य तब अयोग्य हो जाएगा अगर वह स्वैच्छिक तौर पर अपनी मूल पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या पार्टी के निर्देश के बावजूद विधायक सदन में वोट से अनुपस्थित रहता है। ऐसे में ये साफ है कि आप सभी विधानसभा के सदस्य बने हुए हैं और आपकी सदस्यता बसपा से जुड़ी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन पर आया पोम्पियो का बड़ा बयान। कहा कि ड्रैगन के साथ जैसे को तैसा वाली नीति अपनानी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पोम्पियो ने कहा है कि चीन के खिलाफ अमेरिका अब नई रणनीति से काम करेगा। पोम्पियो ने कहा है कि हमारी नई पॉलिसी होगी विश्वास करना और जांच करना। उन्होंने एक और बड़ी बात कही। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन से निपटने और उसके साथ जैसे को तैसा वाली नीति अपनानी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि पोम्पियो ने कहा कि अगर आजाद दुनिया कम्युनिस्ट चीन को नहीं बदलती है तो कम्युनिस्ट चीन हमें बदल देगा। दोस्तों आपको बता दें कि पोम्पियो ने कहा कि बीजिंग जिस तरीके की हरकतें कर रहा है उससे हमारे लोगों और हमारी समृद्धि को खतरा है। साथ ही साथ व्यापार एक सामान्य और कानून का पालन करने वाले राष्ट्र के साथ व्यापार करने जैसा नहीं है। पोम्पियो ने कहा कि चीन ने हमारी बेशकीमती बौद्धिक संपदा और व्यापारिक रणनीति के तौर तरीकों से पर्दा उठा दिया है। उसने आपूर्ति श्रृंखला को अमेरिका से दूर करके उसका दोहन किया और इसमें मशीनों और दास श्रमिकों को जोड़ा है। उसने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए दुनिया के प्रमुख जल मार्गों को भी असुरक्षित बनाया है। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग को चीन के अंदर और बाहर हमेशा के लिए अपनी मनमानी नहीं चला सकते जब तक कि हम उन्हें इसकी अनुमति नहीं देते। पोम्पियो ने कहा कि हम अकेले इस चुनौती का सामना नहीं कर सकते। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।